वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी-कभार सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकीकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। ठीक है, उद्योगों की अवस्थिति संबंधित कारक क्या हैं? देखिए, अगर किसी उद्योग की स्थापना करना है तो आपको इतने फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है कि कच्चा माल की उपलब्धता उस क्षेत्र में होगी कि नहीं, जो आप संबंधित उद्योग की स्थापना करना चाह रहे हैं, वहाँ पे श्रम की पूर्ति हो पाएगी कि नहीं, आपके पास पूंजी उसके लिए है कि नहीं, बाज़ार जहाँ पे उस तैयार माल को बेचेंगे उसके लिए वो चीज़ें हैं कि नहीं, बाकी वेस्ट के लिए जल की पूर्ण रूप से व्यवस्था और निकासी होनी चाहिए। विद्युत का पर्याप्त स्रोत होना चाहिए आपके पास। भूमि, परिवहन और संचार की भी नीड होती है। अगर इसमें से एक दो चीज़ें नहीं रहती हैं तब भी थोड़ा मैनेजेबल होता है, किसी तरीके से उसको करते हैं मैनेजेबल। जैसे अगर मान लीजिए विद्युत की पहुंच नहीं है तो आप जनरेटर लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन अगर भूमि की नहीं है तो भूमि आपको लीज पे लेनी पड़ेगी या फिर कुछ करना पड़ेगा, बस कुछ चीज़ों के बिना चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास पूंजी ही नहीं तो फिर पूंजी जुटाइए, ठीक है। तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। परिष्कृत मतलब तैयार माल, उपयोग करने योग्य सीधे माल है। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है, ठीक है। निर्गत क्या है? अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकता है। प्रक्रमों में ओटाई, ठीक है, प्रक्रमों में क्या होगा? ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है, ठीक है भाई। औद्योगिक निवेश, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप हैं और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। क्यों होते हैं कोयला क्षेत्र के निकट स्थित? क्योंकि औद्योगिक प्रदेश के लिए या फिर उद्योगों के लिए कोयला की उपलब्धि भी एक मूल कारण है जो कि ईंधन या फिर ऊर्जा का सोर्स के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये देखिए, विश्व के औद्योगिक पट्टी हैं जो इस रंग में है और काले जितने भी हैं वो औद्योगिक प्रदेश हैं। तो औद्योगिक पट्टी अमेरिका, पूरा अमेरिका औद्योगिक पट्टी में आता है, देख लीजिए ध्यान से। और औद्योगिक प्रदेश में इसका जो पूर्वी भाग है वो आते हैं। अफ्रीका में ना ही औद्योगिक पट्टी है, ना कोई उद्योग है और औद्योगिक प्रदेश भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें पूरा यूरोप, सेंट्रल एशिया का भाग, फिर जो ये है क्या कहते हैं, रूस का दक्षिणी हिस्सा, मंगोलिया का ये थोड़ा सा भाग, ठीक है, ये सब हिस्सा, और फिर चाइना का एक बड़ा हिस्सा औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक पट्टी के रूप में जाना जाता है और इसमें आता है। और औद्योगिक प्रदेश में कुछ ये क्षेत्र आते हैं जो गंगा घाटी है और जो मुंबई का और गुजरात का किनारा है वो आता है, ठीक है। बाकी इसको
आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हम एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो पर्थ हुआ, मेलबोर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन औद्योगिक प्रदेश हैं। जावा इंडोनेशिया में है, और इधर तो इसका नाम नहीं है। फिर मनीला, इधर आप जापान में देख सकते हैं। ठीक है, ये गुजाऊ, ठीक है। और एशिया में, रशिया में ये कुज़बास, यूरोप में पिट्सबर्ग, डॉनबॉस, ठीक है। पश्चिमी यूरोप, पूरा इसमें यूरोप आ जाता है। फिर अमेरिका में, अगर साउथ अमेरिका में देखें तो ब्यूनस आयर्स है, सैंटियागो है, और लीमा है, इक्वेडोर है, बोगाटा है। फिर है काराकस, ये बाहिया तट है। और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील भी इसमें आता है, मॉन्टेविडियो भी आ जाता है इसमें। अफ्रीका में घाना, नाइजीरिया, खार्तूम, नैरोबी, डरबन, केप टाउन आते हैं। और ये सब जो है ये क्या हैं, औद्योगिक प्रदेश हैं। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो वैंगूवर, सिएटल है, डेनवर है, फोनिक्स है, गल्फ तट जो है पूरा वो, और एंग्लो अमेरिकी निर्माण पट्टी भी इसमें आ जाता है ये। ठीक है, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो, जुआना, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। मैक्सिको सिटी भी इसमें है। ये सब औद्योगिक प्रदेश हैं। अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे समूह, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, और विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। औद्योगिक विपदा, औद्योगिक विपदा क्या है भाई? देखिए, उद्योगों में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक घटना है। ये क्या है भाई? यह एक औद्योगिकीय दुर्घटना था जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति या फिर आंत्रशोथ विकृतियां आदि से पीड़ित हैं। 23 सितंबर 2005 में चीन के गाओकाओ और चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हो गई। 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा, फेफड़े गैस से ग्रसित हो गए। जोखिम कम करने के उपाय। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले और खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उसके संभव प्रभाव को ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडार की क्षमता का सीमा होना चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को उन्नत किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग भी शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों के वितरण।
विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिनमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। ठीक है। लौह इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य संरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कई चरण शामिल है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है। प्रगलन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप कर निष्कर्षित किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकिल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकते हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। ठीक है। इस्पात उत्पादन में 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क और प्लस 1 टन चूना पत्थर निकलता है, जिससे चूना पत्थर डाला जाता है जिससे 1 टन इस्पात निकलता है। ठीक है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनी होती हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइप लाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों के खनन इस्पात के उपकरणों से होते हैं। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद के उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। ठीक है। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो
जो 4 राज्यों में फैले हैं। ये 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जमशेदपुर को, लेकिन उसके पहले जो कुछ चीज़ें हैं दिया हुआ, ये झोंका पट्टी में लौह अयस्कों से इस्पात की प्राप्ति कैसे होती है, तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ऊपर से लौह अयस्क डाला जाता है और नीचे से टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ गर्म वायु जो है वो इसमें प्रवाहित की जाती है, साथ में ये धातु मल निकलता है और यह प्रगलित लोहा, प्रगलित मतलब जो गला हुआ लोहा है वो निकलता है। ठीक है, लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक एक साथ इसको डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति ये हुआ करती थी, जहाँ पे मतलब लोगों की बस्तियाँ होती थी और कुछ प्रवाह होते थे। और 18 से पूर्व में सर्वोत्तम अवस्थिति नदी के किनारे होता था, और फिर 1950 तक का सर्वोत्तम अवस्थिति पोर्ट के किनारे अर्थात बंदरगाह के किनारे हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हैं कि प्रमुख कौन कौन से उद्योगों के स्थान हैं। तो यहाँ पे ब्राज़ील है लौह इस्पात उद्योग का, कनाडा में पश्चिम में ये बिंदु है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये है, पूर्वी में भी है। ठीक है, और यूरोप में कई जगहों पे है, रूस में यहाँ है, बाकी इधर भी है मॉस्को के आसपास। ये आपका क्षेत्र जो पड़ता है जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का आता है। जापान में एक बड़ा क्षेत्र स्थापित है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, और ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को कहते हैं। यह निजी स्वामित्व का था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सकाची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे की गई थी 1907 में? साकची में। ठीक है, और ये किस राज्य में है? झारखंड में। किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे है। बाद में साकची का नाम बदल करके जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ठीक है, ये आप देखिए जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति क्या है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन, यहाँ से इस रेलवे स्टेशन से क्या आते हैं? अयस्क आते हैं, कोयला आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर बने बनाए जो इस्पात हैं वहाँ से इसका फिर निकलता है। सड़क मार्ग पूरा जाल बिछा हुआ है। टाटा इस्पात का कार्य यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक चिड़ियाघर भी है, साकची है, गोल्फ कोर्स भी है, सोनारी जमशेदपुर हवाई पत्तन भी है, कदमा, और यहाँ पे जलियाँ भी है। फिर गोल्फ कोर्स एक यहाँ पे भी है। फिर है टेक्नो कॉलोनी और ट्यूबल मंडल टेल्को। ठीक है, ये सब पूरा उसका मैप दे रखा है। और नदी अगर देखें तो इसकी स्वर्ण रेखा है। ठीक है, स्वर्ण रेखा, और ये खरकई नदी है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से
पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। फिर है पिट्सबर्ग, ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जैसा कि जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खान से निकाला जाता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन की सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग तक क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। कौन कौन सी नदियों से? ओहियो और मोनोगहेला और एल्गनी। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिलें हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी के घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। और मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सचरे से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बुनना। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग में से एक है। 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों और हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं शताब्दी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में फिर बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छींट, कालीकट की केलियो और बुरहानपुर, सूरत और बदोदरा के सुनहरी जरी का काम वाले सूती वस्त्र
गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत या औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसीलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयंबटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, तो भैया ये देख लीजिए कहाँ कहाँ कपास मतलब वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं। तो ये है जो कि ब्राज़ील का हिस्सा है, और ये उत्तरी अमेरिका में जितने भी पूर्वी तट हैं सारे पूर्वी तट में ही फैले हुए हैं। यूरोप में आप देख सकते हैं, और ये रसिया का है, मैक्सिको वगैरह, और चाइना में ये वाला पार्ट जितने पूर्वी हैं, और जापान में भी यहाँ पे है। और फिर भारत के जो पश्चिमी तट हैं वहाँ पे ज़्यादा विकसित हुआ है, एशिया का हिस्सा भी उसमें। फिर इसमें एक ही सबसे डेवलप कंट्री है, एक थोड़ा सा मिस्र भी है, और एक साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश। ठीक है, दूसरे हम पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति के कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्रों को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिलें बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन उद्योग की नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। अब है ओसाका जो है वो जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारकों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है और श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है।
उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम आते हैं अगले चैप्टर में।